हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गए हैं। पालम एयरपोर्ट से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोग शहीद हो गए थे। दोपहर में उनका हेलीकॉप्टर MI-17V5 क्रैश हुआ था। आज विशेष विमान से पार्थिव देह दिल्ली लाई गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी भी इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तिरंगे में लिपटे हुए ये तमाम पार्थिव देह उन लोगों की है जिन्होंने देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दी। जनरल बिपिन रावत एक बड़ी शख्सियत थे। थल सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने कई साल तक निभाई और उसके बाद जब देश में सीडीएस का पद बनाया गया, पहले सीडीएस देश के वो बने, लेकिन एक हादसे में उनका हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। इसे महज इत्तेफाक कहें कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थीं। एक ब्रिगेडियर स्तर के सैन्य अधिकारी, कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी और जनरल बिपिन रावत की सुरक्षा में लगे गार्ड भी उस वक्त, कमांडोज उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 13 लोगों की असमय मौत उस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। उनमें जनरल बिपिन रावत भी थे। देश के लिए बड़ा सदमा। कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद गहरी संवेदनाएं प्रकट की थीं, गहरा दुख जताया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की थीं। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शहीद सैनिकों के शव, पार्थिव देह लाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस दुर्घटना में शहीद तमाम जवानों और अधिकारियों के परिजन को विशेष रूप से इस मौके पर दिल्ली बुलाया गया है। दुख की घड़ी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सभी से मिलकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। सैन्य अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। चूंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख थे बिपिन रावत, इसलिए ये तीनों सेनाओं के लिए एक बड़ी घटना कही जाती है। पालम एयरपोर्ट से दिल्ली से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीरा के नाम से मशहूर जनरल बिपिन रावत को अंतिम बार सलामी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पुष्प अर्जित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद पीड़ित परिजनों से अपनी संवेदना व्यक्त करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। MI-17V5 वो हेलीकॉप्टर था जो एयरफोर्स का एक जाना माना और सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। बेहद सुरक्षित कहे जाने वाले इस हेलीकॉप्टर ने कल आपात लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन मौसम और धुंध के चलते जहाज क्रैश हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इनसे कुछ क्षण पहले ही यहां से पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं।
दिल्ली का पालम एयरपोर्ट, जहां पर वो 13 पार्थिव देह रखी गई हैं जो कल तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में इनका निधन हुआ। इनमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोग शामिल हैं। इन तमाम शहीद लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो देश के लिए ये बड़े दुख का समय था जब कल दोपहर ये खबर आई कि जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, कई अधिकारियों और अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ मौजूद हैं, वो एक हादसे का शिकार हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप जैसी स्थिति हो गई। लोकसभा का सत्र इस समय देश में चल रहा है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिस समय ये सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। बैठक को फौरन ही बीच में छोड़कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाहर निकले और उसके कुछ देर के बाद जनरल बिपिन रावत के निवास पर भी गए। अजीत डोभाल भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद तमाम लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि के बाद मौके से रवाना हो रहे हैं। इनसे कुछ क्षण पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। तमाम शहीद लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और अब सेना के अलग अलग अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत और हादसे में शहीद तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आपको उन तमाम लोगों की जानकारी भी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं जो कल हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इसके को पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट अधिकारी राणा प्रताप दास शहीद हुए हैं। जूनियर वारंट अधिकारी अरक्कल प्रदीप भी इस हादसे में उनका निधन हुआ है। हवलदार सतपाल राय भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। नायक गुरसेवक सिंह भी इस हादसे में शहीद हुए। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। नायक विवेक कुमार भी वो जवान हैं जिन्हें हमने हादसे में खो दिया है। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत दरअसल तीनों सेनाओं के कमांड अधिकारी थे। ऐसे में तीनों सेनाओं के प्रमुख उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। उनके फ़ौरन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर एनएसए दीपक डोभाल भी नजर आए और अब सैन्य अधिकारी। तो जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों के शव अब से कुछ देर पहले तकरीबन 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए।
जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल भी मौके पर पहुंचे। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने शहीदों के परिजनों से मिलकर उनसे बातचीत भी की। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पार्थिव देह जब पालम एयरपोर्ट पर लाई गई, उसके बाद उनकी बेटियां भी अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थीं। दोनों ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर ताबूत पर मत्था टेका। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और उसके बाद से लगातार सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। 13 पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रखे गए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में इन सभी का निधन हुआ है। तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट देने के लिए सैन्य अधिकारी जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ ये तमाम पार्थिव देह तिरंगे में लपेट कर रखी गई हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां कल हुए हादसे में शहीद 13 पार्थिव देह रखी हुई हैं। इसके बाद ये पार्थिव देह दिल्ली स्थित सीडीएस बिपिन रावत के घर ले जाई जाएंगी। शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लोग उनके घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी और दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। 16 मार्च 1958 को जन्मे और 8 दिसंबर 2021 को दुखद दुर्घटना का शिकार हुए। पीड़ित परिजन भी इस दुख की घड़ी में पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहां पहुंचे थे। भारी मन के साथ उन्होंने इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी के फौरन बाद ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाम पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी। एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। उन तमाम जाबाज सैनिकों, जवानों के परिजन भी इस वक्त मौजूद हैं। देश के साथ साथ उनके लिए बेहद मुश्किल समय, दुख की घड़ी। बात करेंगे कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव पर स्टे लगाने से मना कर दिया, लेकिन लगता है कि ये जंग आगे तक जाएगी।
इसकी सुप्रीम लड़ाई की तैयारी की जा रही है। वैसे कहने वाले इसे कांग्रेस का पेंच भी कह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में पंचायत चुनाव से किसे परहेज? पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय चुनाव की मांग। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। 9 दिसंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने ग्वालियर बेंच के आदेश को यथावत रखा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है। यह है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू अ एक्सटेंट। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जैसे ही जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही एमपी में पंचायत चुनाव पर सियासत आमने सामने भी हो गई। इसमें कंफ्यूज करने वाली बात यह भी सामने आई कि एक तरफ कांग्रेस पंचायत चुनाव का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके नेताओं को याचिकाओं से भी परहेज नहीं है। कांग्रेस पलायन कर रही है, कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रोकने पर लगे हुए। हमारा कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुँचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए, और अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, क्योंकि हर चुनाव में कांग्रेस हारेगी ये तय है। क्योंकि जब एक बार इलेक्शन की घोषणा हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसका पालन सरकार करेगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे और अच्छे चुनाव होंगे। देर से आए दुरुस्त आए, हम तो पहले ही कराना चाहते थे चुनाव। अब बस यही है कि जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन उन्होंने नहीं किया, जो गलत है। जो महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र था उसको फिर से रिपीट कर दिया गया, जबकि कानूनन उसको रोटेशन करना चाहिए था। कोर्ट की याचिकाओं में साल 19-20 में हुए परिसीमन को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल कमलनाथ सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना शिवराज सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की। इसी पर सियासत गर्म है। भले कांग्रेस पंचायत चुनाव का स्वागत कर रही हो, लेकिन उसका मन याचिकाओं की ओर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इसके आदेश 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। कमिश्नर के अंडर में 2 एसीपी के बाद दोनों शहरों में 8-8 एसपी लेवल के अफसर भी रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट को गुरुवार सुबह मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग आखिरी बार बारीकी से परीक्षण के बाद इसे फाइनल कर दिया है। सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद अब पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा। कहेंगे सर, आज कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही, लंबे समय से जो उम्मीद की जा रही थी आज उसको पूरी कर दिया, और आपके नेतृत्व में? नेतृत्व तो शिवराज सिंह जी का है, मेरा कोई नेतृत्व नहीं है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और उन्होंने घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया है, आज से लागू हो गई। कब तक नए पुलिस कमिश्नर देखने को मिलेंगे? हफ्ते में सारी नीचे तक की पदस्थापना हम कर देंगे। बाकी जो राज्य है, जैसे लखनऊ की बात करें या गुड़गांव की बात करें, उससे कितना अलग या वही उसी तरह का सिस्टम? इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? इसमें बहुत कुछ नया है, पर सब जगह की अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग परिवेश होता है, अलग अलग परिस्थिति होती है, और हमने अपने यहाँ की परिस्थिति को देख के बनाया है। सनी जी, क्या है कि जब से ये अपराध साइबर क्राइम की तरफ बढ़ा है,
अपराध का स्वरूप बदला, अपराधियों का क्राइम करने का विचार बदला, तो हम लोगों ने भी लगातार सुधार मध्य प्रदेश में किए। अकेले इसी की बात नहीं कर रहा मैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम लेके आए, पत्थरबाजों के खिलाफ हम लेके आ रहे हैं इस सत्र में। हमने क्रमोन्नति पुलिस को दी, हमने पदोन्नति दी, हमने, आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे जवान ने पुलिसिंग इतनी जबरदस्त की, सेना के सैनिक की तरह से की, उनको मेडल हमने, पुरस्कार हमने, अनुकंपा नियुक्तियां हमने मध्य प्रदेश में दी, और जो अपने आप में एक अनूठी हमने नवाचार किए। तो ये नवाचार के आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्र, जैसे वैसे तो जहाँ भी कमिश्नर प्रणाली होती है तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, नगर में देखा जाता है, तो इसका कुछ 2-3 महीने बाद कुछ अलग से इसके ऊपर कुछ देखने को मिलेगा, और कितने अफसर यहाँ, जैसे परिणाम आते जाएंगे वैसे वैसे विचार आते जाएंगे, और जैसे जैसे विचार आएंगे वैसे वैसे सुधार आते जाएंगे। तो कहा जाए कि अपराधियों के लिए एक सीधा मैसेज है कि अब कहीं कोई, पहले भी आप मध्य प्रदेश में अपराधियों की तो वैसे ही खैर नहीं है, चले जाएं कहीं और तो ही अच्छा है। इस समय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि पहले इसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद कहीं और कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा, लेकिन कहीं भी कोई अपराधी को ना तो पहले कभी छोड़ा गया ना ही अब छोड़ा जाएगा, पर इतना जरूर है ये अलग तरह का सिस्टम। 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड और तकनीक के चलते इस लड़ाकू विमान से कभी अमेरिका भी डरा करता था। ये इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया, और अब इस फाइटर प्लेन की तकनीक को जबलपुर के छात्र बेहद करीब से समझने जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। रक्षा संस्थानों के लिए मशहूर जबलपुर में अब छात्र देश के सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन MiG-21 की तकनीक से भी रूबरू हो सकेंगे। सेना के शौर्य और पराक्रम को नई पीढ़ी को करीब से बताने और MiG-21 की खूबियों के साथ इंजीनियरिंग के छात्रों का तकनीकी कौशल बढ़ाने के मकसद से MiG-21 को जबलपुर की धरती पर लाया गया है। यहाँ इसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में स्थापित किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को MiG-21 के जरिए प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जाएगी। बहुत सुरक्षित तरीके से इसका सामान लाया। उनका 4 दिन क्रेन का उपयोग हुआ इसको अनलोडिंग में, लोडिंग में और असेंबलिंग करने में, जो काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी मुश्किल भरा काम था। ये अभी अपने यहाँ जो पाकिस्तान में अभिनंदन इसी विमान से अटैक करने गए थे और वहाँ पे अरेस्ट हो गए थे। बड़े मुश्किल से इनको अपन ने छुड़ाया था भारत सरकार ने। MiG-21 को जबलपुर में नया रंग रूप दिया जा रहा है। MiG-21 अपनी रफ्तार के लिए भी मशहूर है। ये करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। छात्रों को MiG में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी यंत्रों की जानकारी के साथ साथ विमान की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा, जिससे छात्र मैकेनिकल के क्षेत्र में नई प्रणाली विकसित करने के लिए भी प्रेरित होंगे। हमारे 84 बैच के इलेक्ट्रिकल के विभास पांडे जी, जो वाइस एयर मार्शल हैं, उनके प्रयासों से ये MiG-21 हमको मिला है। हमारे महाविद्यालय के जो छात्र हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई के साथ साथ उनमें देश भावना की भावना प्रेरित होगी। वो वायुसेना में जाएंगे, एयर आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे और बहुत सारे संस्थानों में इंजीनियर के रूप से एक अहम भूमिका वो निभाएंगे। MiG-21 को जबलपुर लाने में DRDO के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा और एयरफोर्स के एयर मार्शल विभास पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DRDO के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे हैं। इस फाइटर प्लेन को देखने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राओं में उत्सुकता बढ़ गई है। उत्साहित छात्र तो फाइटर प्लेन के साथ सेल्फी लेने से खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। सर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी उसे पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है, पर जब छात्र से देखेंगे कि हाँ ये सच में कैसा दिखता है, कैसे होता है, तो उन्हें और ज़्यादा खुशी होगी और उन्हें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हाँ वो भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। जिस चीज़ को वो आज तक पढ़ रहे थे उसको अब प्रैक्टिकली भी वो देख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिकल आगे जाके करके उसको और डेवलप करके देश के लिए कुछ और नया बना सकते हैं। MiG-21
अपने समय का सबसे पुराना और खतरनाक लड़ाकू विमान रहा है। ये अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। साथ ही एविएशन के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट भी है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।